Hello everyone, I am Pushpa Kumari, Faculty of Institute for Education. Today we are going to discuss about your B.Ed Sem 2. In B.Ed Sem 2, we are going to today discuss in this video is a Unit 2, Paper 3, Unit 2, which is your learning and teaching, and Unit 2 is a Theories of Learning. तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में एज़ यू नो ऑल कि बहुत कुछ दिया हुआ है, डिफरेंट थ्योरीज. तो हमने जो पहला वीडियो अपलोड किया वो क्लासिकल कंडीशंस थ्योरी का था, जो कि आइवन पावलोव का थ्योरी था. आज जो थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो जीन पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को जानने से पहले सबसे पहले हम कॉग्निशंस का मतलब समझते हैं. कॉग्निटिव का मतलब होता है, तो कॉग्निशंस का सीधा सा हिंदी में जो मतलब होता है संज्ञान होता है. संज्ञान मतलब आपका जो मेंटल प्रोसेस होता है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, वो हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत आता है. संज्ञान यानी जो कुछ भी हमारे नॉलेज में है, जो कुछ भी हम जानते हैं, जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में है, एज अ सिंबल, एज अ लैंग्वेज, एज अ इंफॉर्मेशन, वो सारा हमारा कॉग्निशन से जुड़ा हुआ चीज़ होता है. तो जीन पियाजेट ने जो थ्योरी दिया उसका नाम था कॉग्निटिव थ्योरी, और उनके थ्योरी को हम लोग एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट भी जानते हैं. कंस्ट्रक्टिविस्ट इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो संरचनावाद कहलाते, संरचना कहलाता है. संरचना यानी कि मानसिक संरचना. तो मानसिक संरचना या ज्ञान की संरचना, मेन लोग ज्ञान की संरचना हम कह सकते हैं. तो ज्ञान की संरचना में क्या होता है, हमारे जो ज्ञान होते हैं वो हम छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के कोई जो नॉलेज हम लोग स्ट्रक्चर करते, छोटे छोटे सोर्सेज ऑफ नॉलेज या छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ नॉलेज से हम जब एक बड़ा नॉलेज का स्ट्रक्चर धीरे धीरे करते हैं तो वो संरचना होता है. तो उसको ऐसे संरचना को ही हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं. तो जीन पियाजेट जी के जो ये थ्योरी है उनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है. और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि उनका मानना था कि ज्ञान की संरचना जो होता है व्यक्ति स्वयं करता है. यहाँ पे उन्होंने चाइल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए उन्होंने बच्चे जो है ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर जो है उनको डायरेक्शंस और उनको इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती. खुद में वो सेल्फ डिस्कवर होते हैं और नॉलेज को खुद सेल्फ डिस्कवर के थ्रू अपने जो है मेंटल प्रोसेस में ज्ञान की जो है संरचना करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज से. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जीन पियाजेट के बारे में कुछ बात करते हैं आपसे. पियाजेट जो थे वो वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर एंड अ साइकोलॉजिस्ट. वो एक स्विट्ज़रलैंड में चूँकि पैदा हुए थे तो वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे. सबसे पहले वो बायोलॉजिस्ट थे और एज वेल एज जो फिलोसोफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट तो थे ही, और उन्होंने खुद के ही चाइल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था. His biological orientation made him understand the process of intellectual development in terms of maturation by stages. उनके cognitive development को intellectual development भी कहते हैं. intellectual development जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान की संरचना हो रही है, ज्ञान नॉलेज का कंस्ट्रक्ट हो रहा है. तो नॉलेज का बढ़ना या कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है. और बच्चे जो है डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, ये जो जीन पियाजेट ने ही ये हम लोग को थ्योरी दिए थे. ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू एडजस्ट, अडॉप्ट और डील एफिशिएंटली विथ वंस इन्वायरमेंट. और उन्होंने ये बतलाया कि इंटेलिजेंस जो होता है वो इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जो एडजस्ट और एडॉप्ट, हम किसी भी वातावरण में एडजस्ट और उस समायोजन कर लेते हैं, उस वातावरण को के साथ हम अनुकूलन कर लेते हैं बहुत ही एफिशिएंट वे से, बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से. बीइंग अ फिलोसफर ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ फिलोसफी.
यानी दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हम लोग ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और ज्ञान मीमांसा जो होती है वो ज्ञान की संरचना जो होते विभिन्न ज्ञान के स्रोतों से जो हम करते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट था एपिस्टेमोलॉजी में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है साइकोलॉजी में बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है। डिफरेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसका आंसर जीन पियाजे होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसका आज तक जो है रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये थ्योरी आपके सिलेबस में दी गई है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ आप जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं स्टेजेस हम लोग जानेंगे। उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, हिंदी वाले भी इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और फॉर्मल स्टेज को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसमें जो हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, एक है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक है कॉग्निटिव फंक्शन। तो ये भी इसी का ही एक प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत ही 2 आता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, उसी तरह से हमारे कॉग्निशंस में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और एक होते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो जीन पियाजे ने जो उनका जो थ्योरी का मेन जो कीवर्ड्स है वो यही है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में उन्होंने स्कीमास की बात की। स्कीमा, ध्यान रखिएगा, ये स्कीमा बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में, नॉर्मल एग्ज़ाम में स्कीमास के बारे में। स्कीमास के बारे में उन्होंने बात किया। देन कॉग्निटिव फंक्शन के अंतर्गत उन्होंने एसिमिलेशंस, इक्विलिब्रेशंस एंड एकोमोडेशंस का बात किया। ये तीनों जो है ये एडेप्टेशंस के अंतर्गत आते हैं, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन एंड एकोमोडेशन। हो सकता है कि ये सारा वीडियो जो है इस थ्योरीज इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो, तो मैं फिर इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में, जो उन्होंने स्कीमास की बात। स्कीमास क्या होता है उनके हिसाब से? स्कीमा का मतलब, देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका मानना था कि इन सर्टेन वे में वो इनहेरिमेंट वो कुछ स्कीमास लेके ही जन्म लेते हैं। सच स्कीमा लाइक जो उनका होता है, शकिंग होता है, ग्रास्पिंग होता है, लुकिंग होता है, रीचिंग होता है, ये सब वो लेके पैदा होता है, खास करके शकिंग। और कुछ स्कीमा इज़ हम कहेंगे कि पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कीमा को आप लोग पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। पॉकेट ऑफ छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन या रूम ऑफ इन्फॉर्मेशन या जो आप इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं किसी पॉकेट में, तो ये जो होता है ये हो गया आपका पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी होता है, छोटी छोटी पॉकेट्स होती है। तो हम क्या करते हैं ना, इन्फॉर्मेशंस को उसमें ऐड करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस को, कुछ नॉलेज को हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारी जो सारी एडिंग वाली जो नॉलेज होती है ना, जो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में रहती है, उसको जीन पियाजे साहब ने स्कीमास का नाम दिया। स्कीमा आप लोग समझ गए। फिर हम लोग आते हैं, जो हम लोग 3 वर्ड पढ़ेंगे, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशंस एंड एकोमोडेशन। ये एडेप्टेशंस का पार्ट आता है, क्योंकि उनका कहना है कि हर जीव जो है अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। तो अनुकूलन के लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। वो एसिमिलेशंस, इक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशंस के बारे में बात करेंगे। तो स्कीमा आप लोगों ने समझ गए कि स्कीमा इज सिंपली एक मेंटल जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होती है, जो ज्ञान की संरचना होती है, जो छोटे छोटे ज्ञान के यूनिट्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन में ज्ञान के पॉकेट्स होते हैं, उस पॉकेट में, उस बॉक्स में, उस रूम में जो हम छोटे छोटे डब्बे में इंफॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ जो स्कीमास होता है वो हम जन्म लेके ही पैदा होते, मतलब
पैदा लेते ही हमारे में इनहेरेंट रहता है। कुछ को हम लोग लेटर जब हम लोग ग्रो करते हैं तो जितने भी अपने इन्वायरमेंट के साथ, फिज़िकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट्स के साथ उसको ग्रैस्प करके, उसको सोर्सेज ऑफ नॉलेज से कलेक्ट करके अपने मेंटल पॉकेट में, अपने स्ट्रक्चर में डालते हैं, तो वो एक तरह से स्कीमा हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कॉग्निटिव फंक्शन का बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा था, कॉग्निटिव फंक्शन जो है, ये सारी प्रक्रिया जो है ना, ये आपका एडेप्टेशंस कहलाती है। सारी प्रक्रिया जो कहलाती है एडेप्टेशंस कहलाती है। एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशंस में क्या क्या आएंगी? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आत्मसात्मीकरण, सात्वीकरण। तो आत्मसात करना, एसिमिलेट करना। तो जीव देखिए अडैप्ट, अनुकूलन चाहता है। तो अनुकूलन कैसे होता है? अनुकूलन का ये प्रोसेस है होने का। तो कैसे? एसिमिलेशन। अभी आपने जाना कि स्कीमास क्या होता है। तो हम अपने मेंटल स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे पॉकेट में जो है ज्ञान को, नॉलेज को या एक्सपीरियंस को लाते हैं या उसमें जमा करते हैं, भरते हैं। डिफरेंट अपने जो होते हैं इन्वायरमेंट या फिज़िकल इन्वायरमेंट या इनहेरेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास जो ग्रैस्प हो गई, जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में है, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एग्जिस्ट, जमा हो गई है, हम उसके साथ क्या होते हैं, जब वो जमा हो जाती है तो हम उसके साथ एसिमिलेट हो जाते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, आत्मसात कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जो आत्मसात हम करते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रेशंस है, यानी ये हमारा होता है एक तरह से बैलेंस। इक्विलिब्रेशंस इज़ अ बैलेंस। तो ये जो इक्विलिब्रेशन हुआ ना, वो हम जो नॉलेज को एग्जिस्ट किए हैं, जो ब्रेन में लाए हैं, तो इक्विलिब्रेशंस की अवस्था में वो नॉलेज मेरे पास बैलेंस है, मतलब हम उसी को सच मान रहे हैं, वही हमारे लिए सच है, वही होता है, हम आज तक वही मानते चल रहे हैं। ये है इक्विलिब्रेशन। अब क्या होता है, कुछ मान लीजिए कुछ न्यू सिचुएशन आ गया कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज मेरे पास था उसको हम इक्विलिब्रेशंस की अवस्था में लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ न्यू सिचुएशन आ गया, न्यू चेंजेस आ गया, तो हम क्या होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था में आ जाते हैं कि जो था मेरा इक्विलिब्रेशन उससे टूट के हम कहाँ पे आ गए, डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था में आ गए। तो हम जो हमारा पहला वाला जो नॉलेज था, जो स्कीमास मेरे अंदर था, उसमें डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो हम इस अवस्था से, उसके डिसइक्विलिब्रियम के बाद हम क्या करते हैं, एकोमोडेशंस की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि नई चीज़ें जो हमें पता चली हैं हम उसको क्या करते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, यानी उसके साथ हम समायोजन कर लेते हैं। तो यानी इसको एक लाइन में ऐसे समझिए कि हमारे स्कीमा में जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसके साथ एसिमिलेशन करके चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई न्यू सिचुएशंस आता है तो हम उस न्यू सिचुएशंस के साथ एकोमोडेट कर लेते हैं और फिर नया नॉलेज जो हम गेन करते हैं वही हमारे स्कीमा में सेट हो जाता है। इसको एक उदाहरण से भी आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए कोई बच्चा जो है बर्ड्स को देखता है स्काई में उड़ते हुए, तो एक दिन वो देखता है कि एरोप्लेन जा रहा है, तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि देखो बर्ड्स जा रहा है आसमान में, चिड़ियाँ उड़ रही है। तो क्या हो गया, बच्चे ने कहा आसमान में चिड़ियाँ उड़ रही, क्योंकि उसके स्कीमा में उड़ने वाली चीज़ जो है चिड़ियाँ है, लेकिन आसमान में क्या उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। तो उसकी माँ उसको क्या बोलेगी कि नहीं बेटा, ये चिड़िया नहीं है, ये एरोप्लेन है, ये निर्जीव वस्तु है, ये भी आसमान में उड़ता है। तो बच्चे का क्या हो जाता, अचानक से जो उसका एसिमिलेशंस था, इक्विलिब्रेशंस की वो अवस्था में था, वो तुरंत क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था में आ जाता है। बोलता है ये मतलब ये क्या हुआ। तो फिर उसकी मम्मी उसको उसके बारे में बताती है, एरोप्लेन क्या है, किस तरह से उड़ता है ना, ये निर्जीव वस्तु है, क्यों पक्षी जो है सजीव है, ये निर्जीव है, ये भी उड़ती है। तो फिर जब वो ये चीज़ जानता है तो फिर वो डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था से एकोमोडेट कर लेता है, उस न्यू नॉलेज को अपने स्कीमा में एकोमोडेट कर लेता है। तो ये ऑल आर द, तो कि फाइनली क्या हो गया, अडैप्टेशंस हो गया ना, वो जो नया उसको नॉलेज हुआ उसके साथ वो अनुकूल हो गया। तो दिस जीन पियाजेट ने इनका ये कीवर्ड्स एक तरह से कह लीजिए, इनका इस थ्योरी का 3 चीज़ हमने जाना, स्कीमा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। और इन दोनों को कौन जोड़ता है, जो इक्विलिब्रियम है ये दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पहले हमने 4 स्टेजेस की बात की थी,
वो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। पहला स्टेजेस क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था में होती है सेंसरी मोटर स्टेज। हिंदी में इसे संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेंसरी और मोटर 2 चीज़ से मिलके बना है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन हम लोग के पास है, आप लोग जैसा जानते हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, 5 ऑर्गन है हमारे पास। और मोटर जो गत्यात्मक हमारी क्रिया, जो मोटर होती है, जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर, ये सब हमारे क्या हो गए? मोटर्स हैं, गत्यात्मक क्रियाएं जो हम करते हैं। तो इस अवस्था में मेनली हम लोग किस चीज़ से क्रियाएं करते, एक्टिविटीज़ करते? एक तो अपने सेंस से, या किस चीज़ से ज्ञान की संरचना करते हैं, किस चीज़ से अपने स्कीमास में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो पहला सेंस से, दूसरा मोटर से। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें सेंसेस आर टीचर्स, ये यानी कि सेंसेस हम किस चीज़ से सीखते हैं? अपने ही सेंस से सीखते हैं। जैसे हमारे इनहेरेंट स्कीमा में शकिंग था, तो हम अपने सबसे पहले तो शक करना जन्म से ही सीखते हैं, चूसना। फिर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम चूसते हैं, चूस कर ही उसको मुंह में लेकर ही बच्चा जान पाता है कि ये क्या चीज़ है। यानी उसको जानने का उसके पास एकमात्र तरीका होता है उसको अपने मुंह में ले लेना, या किसी चीज़ को लुकिंग करना, देखना, रिफ्लेक्स एक्शंस करना, किसी चीज़ को ग्रैस्प करना, ये सारी जो चीज़ें होती है, रीच करना, हाथ से छूना, दीज आर द जो है उसके जो मोटर एक्टिविटी, ये क्या हो गया? मोटर एक्टिविटीज़ हो गया। सेंस भी हो गया, आँख से देखना इज़ ए सेंस ऑर्गन, किसी चीज़ को मुंह में लेना इज़ ए सेंस, टेस्ट कर लिया उन्होंने। तो दीज आर द सेंसेस आर द टीचर्स। फिर रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन भी बच्चे में होती है इस स्टेजेस में आके। आँख का पलक, अचानक कुछ हो जाने से आँख का पलक झपक जाना, या कुछ डरावनी वस्तु देख के घबरा जाना, रिफ्लेक्स एक्शंस। फिर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जो होती है इमिटेटिव बिहेवियर, लाइक बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे नकलची होते, हर चीज़ की नकल करते हैं, तो उनमें इमिटेटिव बिहेवियर भी इस स्टेज में देखा जाता है। यानी उनके कॉग्निशंस का डेवलपमेंट इमिटेटिव बिहेवियर के थ्रू भी होता है। ऑब्जेक्ट इज़ ए क्वाइट ट्रांजिटरी फॉर देम, यानी यहाँ ट्रांजिटरी का मतलब उनका कोई खास अस्तित्व नहीं होता है। तो और एक इस अवस्था में एक चीज़ है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, यानी जो चीज़ उनके नज़र के सामने नहीं है उस वस्तु का उसके पास कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये क्वाइट ट्रांजिटरी का यहाँ पे यही मतलब हुआ। अगर उसके पास कोई चीज़ दिख रहा है तो उसका अस्तित्व है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसका अस्तित्व नहीं है। सपोज कीजिए आप बच्चे ने आपका चश्मा आप पहने हुए, और बच्चे आते आपके पास, आपका आँखों से चश्मा लेने का कोशिश करते हैं, और आप उस चश्मा को क्या करते हैं? छुपा देते हैं। तो बच्चे समझते कि वो चला गया, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसकी साइड से हट गया है। तो इस अवस्था में कम से कम 10 महीने की अवस्था में ये वाली चीज़ होती है। 10 महीने के बाद जो होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस सेंसरी मोटर का स्टेज का है, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आते हैं, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस को वस्तु स्थायित्व का भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व मतलब जो आप देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वाइट ट्रांजिटरी था इससे पहले, वो अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। यानी अब जो है आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड वाला गेम यहाँ पे नहीं रह गया। अब बच्चे के लिए जो चीज़ उसके आंखों के सामने नहीं दिख रही है उसका भी उसके पास अस्तित्व है। अब जब आप चश्मा उसका हटा देंगे उसके सामने से, तो वो चश्मा को खोजने की कोशिश करेगा। कोई टॉय आप उसको देते हैं, फिर टॉय भी छुपा देते, तो उस टॉय को वो खोजने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें 10 महीने के बाद होती है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ये बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर्स है इसके सेंसरी मोटर स्टेज के, जो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में और नॉर्मल ऐसे भी एकेडमिक एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं, दैट इज़ अ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जैसे ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस मीन्स नहीं, डॉक्टर लोग ऑपरेशंस करते हैं, चीर पार कुछ प्रोसेस करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो हमारा ब्रेन भी जो है वो कुछ ऑपरेशंस करता है, मेंटल प्रोसेस करता है। तो इसलिए इस स्टेज का नाम ऑपरेशन रखा गया, प्री ऑपरेशनल, यानी कि उस मेंटल प्रोसेस से पहले वाली अवस्था जो है। इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज, जो 2 से 4 साल के लिए होता है, और दूसरा होता है इंट्यूटिव फेज, जो कि 4 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए
होता है। तो ये जो प्री कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्यूटिव फेज़ है, दो भाग में समझने के लिए हमने इसे डिवाइड किया है। पहला है आते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल फेज पे। जैसे आप देखते प्री कॉन्सेप्चुअल फेज, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट अभी तक जो है अच्छे से मतलब डेवलप नहीं हुआ। प्री कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले की अवस्था, ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चों में क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्म नहीं हुआ होता है। पहला जैसे लिखा है, मेकिंग मिस्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। वो गलतियाँ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन पहचान करने में गलतियाँ करते हैं। वो ग्रुप ऑफ लेडीज़ को देख के ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारी आंटीज़ हैं, ये आंटी हैं, ये मम्मी हैं, ये दादी हैं, उनको ये, या फिर ये दादाजी हैं, ये पापा हैं, इनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो यही रिलेशन में नहीं, अदर चीज़ों को भी ये ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ना ही तो उनमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस होता है सही तरीके से। फिर आप देखेंगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इस अवस्था की एक खूबी है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। यानी ये ना तो इंडक्टिव रीजनिंग होता है, ना तो डिडक्टिव, यानी ना तो वो इंडक्टिव रीजनिंग कर पाते इस अवस्था में, ना तो डिडक्टिव रीजनिंग कर पाते हैं, यानी कि और वो क्या उनमें जो रीजनिंग की होती है वो इलॉजिकल होता है। इलॉजिकल रीजनिंग मतलब जैसा आप कहते हैं कि सर पैर नहीं होता है, वो जो सोचते हैं कुछ भी सोच लेते हैं, असामान्य सा चीज़। सपोज़ कीजिए वो कहीं खड़े हैं और वो देख रहा है खड़ा है, वहाँ से कोई कुत्ता क्रॉस किया, उसी समय कुत्ता क्रॉस करने के साथ वहाँ पे कोई, मान लीजिए कई बच्चे खड़े, कोई चीज़ घटना घट गई, तो वो लिंक कर देता कि ये हुआ इसलिए ये हुआ, या मेरा बॉल जो है वो चांद जैसा गोल है तो मेरा बॉल भी चांद है, या चांद मेरा बॉल है। ऐसी कुछ लॉजिकल जितनी भी रीजनिंग होती है जिसको हम लोग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं। देन ये क्वाइट इमेजिनेटिव एंड फार फ्रॉम रियलिटी होता है। कल्पना की दुनिया में वो लोग घूमते हैं, रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं इस अवस्था में। ईगोसेंट्रिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इस स्टेजेस का ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रीकरण की अवस्था जो होती है, यानी वो इस दुनिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया जो है उनके तरीके से ही चलती है, वो किसी और के पर्सपेक्टिव को, किसी और के व्यू को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया जो है उन्हीं के लिए बनी है, यानी मम्मी पापा सिर्फ उनके हैं, या वो जिस मान लीजिए क्योंकि कोई बड़े नाराज़ हैं तो उनको जाके वो सेम टॉय जाके दे आएंगे, जो जैसे उनको लगता है कि ये टॉय मिलने से मुझे खुशी होती है तो उनको भी खुशी होगी, मान लीजिए वो दुखी है। तो इस तरह से उनका बिहेवियर होता है ईगोसेंट्रिक होता है। क्रूशियल स्टेजेस फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखिए इस स्टेज में जो होता है सिंबॉलिक और संकेत एवं चिन्ह का ये दौर अवस्था होता है। बच्चे जो है तो पहले संकेत, पहले लैंग्वेज नहीं आता, पहले क्या आता, संकेत आता, वो सिंबॉल करके चूँकि उनके दिमाग में मेंटल इमेज बन चुका होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो चुका होता है, तो वो सिंबॉल के थ्रू जो है सिंबॉल वे में पहले अपनी बातों मन बातें हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं, फिर उस सिंबॉल का वो लोग भाषाईकरण करते हैं, उसको वो भाषा में बोलते हैं, क्योंकि बड़ों जो है उस सिंबॉल को दिखा के उस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें लैंग्वेज डेवलप हो जाता है। लेकिन इस स्टेज में उनमें उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे हम, क्रूशियल स्टेज होता है, मतलब उसका सीखने का जो दौर है वो ड्यू टू सिंबॉल जारी रहता है। चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स एंड द लैंग्वेज लेटर। ये कई सारे एग्ज़ाम में आते हैं कि पहले जीन पियाजे की थ्योरी में लैंग्वेज पहले आता है या थिंकिंग पहले आता है, तो इसका जवाब यही होता है कि पहले वो लोग सोचते हैं, देन उनमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको अगर हम शॉर्ट में कंक्लूड करें कि तो बोलेंगे कि ये जो है ऑल अबाउट इलॉजिकल रीजनिंग और ईगोसेंट्रिक, मेनली इसको कंक्लूड करेंगे, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर से ये काफ़ी प्रभावित रहता है। एंड इलॉजिकल रीजनिंग इस स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सिंबॉलिक स्टेज होता है, संकेत एवं चिन्ह होता है, इसमें लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है अंडर प्रोसेस रहता है, या डेवलपमेंट की क्रियाएं चलते रहती हैं लगातार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहला तो था प्री कॉन्सेप्चुअल, इसमें इंट्यूटिव फेज। तो इंट्यूटिव फेज जो है 4 से
7 साल की अवस्था को हम लोग कहते हैं। 2 भाग में जैसा कि आप देख रहे बांटे हैं, प्री ऑपरेशनल को प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव। तो प्री कॉन्सेप्चुअल फेज़ जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, और इंट्यूटिव फेज जो है 4 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसमें क्या होता है, इंट्यूटिव फेज में कॉन्सेप्ट जस्ट बनना शुरू होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट। उसमें क्या आप देखे थे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉर्म नहीं होती है प्री कॉन्सेप्चुअल में। इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसमें आप देखते हैं कि थिंकिंग जो है अभी भी इसमें थिंकिंग इज़ नॉट लॉजिकल येट। थिंकिंग अभी भी इसमें लॉजिकल थिंकिंग वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है, इस फेज का, इंट्यूटिव फेज़ का, एब्सेंस ऑफ 2 क्वालिटी। ये 2 क्वालिटी का उनमें सख्त कमी पाया जाता है। पहला, एबिलिटी टू रिवर्स। एबिलिटी टू रिवर्स, और इसको कहा जाता है कि इरिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी होती है उसमें, यानी कि एब्सेंस होता है, रिवर्सिबिलिटी क्वालिटी का एब्सेंस होता है। लेकिन रिवर्सिबिलिटी क्वालिटी, मान लीजिए कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर ए प्लस बी, ए बड़ा है बी से, सपोज अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो बी जो होगा वो छोटा होगा ए से। इस तरह का जो इरिवर्सिबिलिटी क्वालिटी होता है वो उसमें डेवलप नहीं हो सकता है। जैसे 2 + 2 = 4 है ना, तो 4 - 2 = 2, ये वो नहीं कर पाएगा। अगर कर देगा कि 2 + 2 = 4, तो 4 - 2 ये नहीं होता। जैसे मेरा भाई श्याम है, तो श्याम की बहन मैं हूँ। इस तरह के जो रिवर्स वाला जो होता है क्वालिटी, उसमें वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये हो गया। देन हम देखते हैं कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये इसका भी एब्सेंस, लैकिंग पाया जाता है। कंजर्वेशन भी इसका एक की टर्म्स है जीन पियाजेट की थ्योरी का, संरक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी का जो है लैकिंग पाया जाता है, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी का ये एग्जांपल से आप समझिए कि किस तरह से इसका लैकिंग पाया जाता है। कि मान लीजिए कि बच्चे को एक ग्लास पानी दिए, उस एक गिलास पानी को फिर एक छोटा कटोरी में डाल दिए, तो देखिए एक गिलास पानी उस कटोरी में आ गया, छोटा ग्लास था, लेकिन ग्लास का क्या है, लेंथ जो है वो ज़्यादा है, कटोरी का क्या है, जो वॉल्यूम एंड विड्थ ज़्यादा है। तो वो ये नहीं, उसे लगता है कि नहीं, वो जो पानी था ग्लास में वो ज़्यादा पानी था, ये जो कटोरी में है वो कम पानी है। तो ये क्वालिटी अभी तक उसमें जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी का जो शेप, साइज़, वॉल्यूम, इस तरह का कॉन्सेप्ट उसमें फॉर्म नहीं होता है। और इसका एक एग्जांपल ये भी है, 2 ग्लास सेम हाइट का, सेम का दिखाते हैं ग्लास, उसमें पानी भरते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों में पानी बराबर है। लेकिन सेम पानी को अगर एक लंबा ग्लास में आप डाल देते, एक छोटा ग्लास में डाल देते, तो बोलता है कि नहीं किसमें ज़्यादा पानी है, तो बोलेगा नहीं लंबा ग्लास में ज़्यादा पानी है। यानी वो नहीं कर पाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर नहीं कर, कंजर्वेशंस वाले उसमें जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप नहीं होता है। तो इसका 2 एक इम्पॉर्टेंट है इस फेज का, एक तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस नहीं होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होता है, होता तो है जस्ट स्टार्ट होता है, प्लस माइनस वो कर पाते, प्लस कर पाते हैं, जोड़ घटाव गुना की प्रक्रिया उसमें जस्ट स्टार्ट होती है। लेकिन रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी जो है वो एब्सेंस होती है, और जो शेप, साइज, वॉल्यूम है इसमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त यानी जो चीज़ हमें दिखाई देती, जैसे हम आँख से देख सकते, छू सकते हैं, वो हमारी मूर्त चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस होता है वो जो चीज़ें हमें दिखती है उसके थ्रू हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, इसलिए इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज को लेटर चाइल्डहुड भी आप कह सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड की ये अवस्था होती है। इस स्टेज में क्या होता है, पहला आप देखिए स्टेजेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन देखिए बनना स्टार्ट हो जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट ऑपरेशंस का, आप जो भी उसको सामान देंगे उसको वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस कर पाता है, जो उसे दिखाई दे रहा है, जिसको वो छू सकता है। इस तरह के वो अमूर्त नहीं कर सकते, यानी जो
आइडियाज़ के बारे में वो बात नहीं करते, प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है उसके साथ वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके साथ वो लॉजिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं। आप चित्र बना के आप मैथमेटिक्स लिख के दीजिए तो उसको सॉल्व करना, डिफरेंट, अगर आप समझिए कि मान लीजिए कि मिलाना है, जैसे कि उदाहरण में कि चिड़िया, और वहाँ पे उड़ने का साइन बनाएंगे तो क्या होती, चिड़िया उड़ती है, मछली पानी में तैरती है, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं जो मूर्त क्रियाएं हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब अगर आप उनको देंगे तो वो हो जाएगा, बच्चे कर लेंगे। देन इसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चों में जो कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर है, इसमें वो डिफरेंस कर पाते हैं या इसको वो समझ पाते हैं। जो कॉम्बिनेशन है, तो कंबाइंड करने वाले हम छोटे बच्चों को चित्र बना के देते हैं कि इसको इसके साथ जोड़िए, मिलाइए, मैच कीजिए, उल्टा कीजिए, दो चीज़ों के बीच में संबंध को बताइए। ये सारी चीज़ें जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, जो उसको दिख रहा है आँख से, ऐसे बच्चे सारे ऑपरेशंस कर पाते हैं इस स्टेज में। देन आता है रिवर्सिबिलिटी डेवलप। अब वो समझ पाता है कि अगर राम मेरा भाई है तो मैं राम की बहन हूँ, अगर a इज़ ग्रेटर देन b देन b इज़ लेस देन 1, 4 + 3 = 7, तो 7 - 3 = 4। इस तरह की जितने भी चीज़ें रिवर्सिबिलिटी में वो कर पाता है। देन है ट्रांजिटिविटी डेवलप, मतलब उसमें जो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जो ये रीजनिंग है वो डेवलप हो जाता है। वो क्लासिफिकेशंस, उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, यानी वो चीज़ों को वर्गीकृत करने लगता है कि सारे कैटेगरी वाइज वो चीज़ों को लगाना सीख जाता है। फिर है इस स्टेज में सीरीज़ वाइज भी वो चीज़ों को, सीरियल वाइज चीज़ों को लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, उसको स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप एंड साइज। वही चीज़ें जो वो नहीं कर पाता था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि वॉल्यूम, शेप, साइज, इस के आधार पे वो किसी चीज़ का क्वांटिटी को जो वो नहीं डिफ़ाइन कर पा रहा था, उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था, इस स्टेज में आके उसको वो समझ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आ गई आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। आई होप आप लोग को समझ में आता हो या आ गया हो। अब लास्ट वन इज़ अ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और ये एडोलसेंस की पीरियड होती है। ये पियाजेट की थ्योरी के हिसाब से ये फाइनल स्टेज है, और इसमें जो है पूरा जो है डेवलपमेंट जो है तो अपने हाईएस्ट पीक पे होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है ये चूँकि एडोलसेंस की पीरियड होती है तो आप बड़ा ही तनाव, स्ट्रेस, न्यू आइडियाज़, प्रिंसिपल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप समझ रहे हैं कि इस सारी चीज़ें की अवस्था होती है। ये फाइनल स्टेज है। तो इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब क्या हो गया, जो चीज़ें उन्हें नहीं आँख से दिख रही है उसके बारे में भी वो थिंकिंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब हम आइडियाज़ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, जस्टिस के बारे में, ऐसी हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं दे रही है, पर उसका हम बहुत अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो प्री ऑपरेशनल या फिर कॉन्क्रीट में हम बच्चों को इंडक्टिव लर्निंग की बात करने को कहते हैं। इंडक्टिव लर्निंग पे पियाजेट ने जोड़ दिया छोटी क्लासेस में कि पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाइए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल से आप कोई न्यू प्रिंसिपल की तरफ जाइए, कोई न्यू रूल की तरफ जाइए। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, आप डिफरेंट प्रिंसिपल से, रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ आइए। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग। तो हम छोटी क्लास में क्या करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल से किसी रूल पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, या कहिए कि दोनों का साथ में समागम हो जाता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों का। देन यहाँ पे एक जो लगता है कि एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म होता है। जैसे आप जानते हैं कि एडोलसेंस की पीरियड काफ़ी तनाव भरा होता है, काफ़ी स्ट्रेस भरा होता है। इसमें
आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी वैग रहते हैं, उनमें आइडियलिज्म वाले क्वालिटीज़ होते हैं, हीरो वर्शिप हैं, तो उसमें वो लगता भी थोड़ा ईगोसेंट्रिज्म हो जाते हैं, वो मतलब अपने पे केंद्रित हो जाते हैं, अपने पे ज़्यादा फोकस करते, अपने आइडियाज़ को दूसरों के आइडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी उनमें देखा जाता है। देन है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक मतलब वो काल्पनिक जो हाइपोथेटिकल होते हैं, कल्पनात्मक चीज़ होते हैं, या जो हाइपोथेसिस बनाना होता है, उस पे जो डिडक्टिव हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मैथमेटिकल या हाइपोथेटिक मैथमेटिकल रीजनिंग भी करने लगते हैं, जैसे लेट एक्स इज़ 100 या लेट बी द नंबर इज़ एक्स, इस तरह का जो हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, इस तरह से वो करने लगते हैं। एज्यूम करके आप कोई चीज़ को, प्रिंसिपल, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, तो आप एंगल को लेट बी द एंगल इज़ एक्स, लेट बी द एंगल इज़ 60 डिग्री, लेट बी द एंगल इज़, मतलब इस तरह से जो रीजनिंग होता है, जो आपको ये करना है, इक्विलिब्रियम करना, मैथमेटिक्स में दो चीज़ को मिलाना है, LCM इज LH इजकल टू RHS, इस तरह का प्रूफ करने में आपको बहुत कुछ मानना पड़ता है। तो ये जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग होता है, जो फिजिक्स में होती है, मैथ्स में होती है, ये सारी चीज़ें वो करना स्टार्ट कर देते हैं। एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इस अवस्था में ऑब्वियसली डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो डिफरेंट्स मेरे जो आइडियाज़ हैं उनको हम किस तरह से विस्तार कर सकते हैं, या कुछ सम डिफरेंट आइडियाज़ से हम एक न्यू आइडियाज़ कन्वर्जेंट कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा फाइनल स्टेज है, यहाँ पे पूर्णतया जो है कॉग्निशन जो है उसका डेवलप हो जाता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, कि इस अवस्था तक आके। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग ने जो देखा कि जो बच्चे हैं वो जन्म से लेके इस अवस्था तक खुद में ज़्यादा एक्सप्लोर करते चीज़ों को, वो सेल्फ डिस्कवर ज़्यादा होते हैं, सेल्फ स्कीमास बनाते हैं, उनका सेल्फ इगोसेंट्रिक होता है। पियाजेट ने कहा कि देखिए बच्चे सीखते हैं, बड़ों से अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन उनके जैसा ही सीखते हैं या उनसे बेहतर सीख सकते हैं खुद से डिस्कवर करके। तो ये जो उनका थ्योरी है, इसीलिए साइकोलॉजी में बड़ी तूफ़ान और बड़ा चेंजेबल दौर था जब इनका ये आया था थ्योरी, क्योंकि ये काफ़ी अभी तक इस थ्योरी का जो है रिलेवेंस जो है बना हुआ है। आई थिंक ये वीडियो बहुत टाइम ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पे ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।